अब है क्वेश्चन नंबर 5th, कह रहा है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद अ डिजिट o फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन का मतलब क्या है अपने पास कि बोल रहा है अगर 6 की कोई पावर रखो, 6 की पावर n की बात कर रहा है तो n का हम कुछ भी वैल्यू रखें, अगर n इक्वल्स टू 1 2 3 4, 6 की पावर 1 रखेंगे तो मतलब कितना 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखेंगे कितना आएगा 6 इंटू 6 आएगा, यही होगा। 6 की पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, यही आने वाला है। तो कह रहा है कि चेक करो कि 6 की पावर है n और n की आप कोई वैल्यू रखते हो, तो n की जब आप वैल्यू रखते हो तो क्या इस तरह से 1 2 3 4 सोन चलते जाओ, 4 5 6 कुछ भी रखते जाओ, क्या कभी कोई ऐसा नंबर आएगा कि जिसमें एंड में क्या लगाओ 0 लगाओ, क्या लगाओ एंड में 0। जैसे 6 इंटू 1 ये तो 6 ही बना, 6 6 36, 6 6 36, 36 6 होता है 216, ठीक है यही होता है। 6 को आगे जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाओ एंड में डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। आई जी समझ में, 6 6 36, फिर 6 फिर 216 फिर 6, इसको फिर अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँ 6 6 फिर से क्या 36, जो मर्जी आ जाए फिर आगे 6 से मल्टीप्लाई करूँ 6 6 क्या 36, एंड में हमेशा इसके 6 6 ही लगा रहता है। आई जी समझ में, ये 6 की है कंडीशन है अपने पास। 4 में कईयों में अपने पास क्या था बीच में चेंज भी होते हैं, बट हम देख रहे हैं कि आगे आगे चलता जा रहा तो अपने पास एंड में कहीं पे 0 नहीं आ रहा। ये तो एक तरीका इसको देखने का, बट क्वेश्चन के हिसाब से कैसे देखना, वो कह रहा है कि बताओ 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम बोलते हैं कि अगर तू ये कह रहा है ना कि 0 आएगा, मान ले कि 6 की हमने कोई वैल्यू रखी, थ्योरी पार्ट है ज़्यादातर इसमें सॉल्व वाला नहीं, कि मान लो अगर 6 की पावर n कहीं पर 0 आ गया, तो अगर 0 आ गया, इफ़ 0 कम्स then that term must be divided by 5। ये कह रहा है कि अगर चलो मान लिया तुम्हारी बात कि तुम कह रहे हो कहीं पे जाके 0 आ जाता है, तो कह रहा है अगर 0 आया तो पक्का वो नंबर फिर 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। समझ में आ रही है चीज़ कि नहीं, अगर कहीं पे भी 0 आता है तो 5 उसको डिवाइड करता ही करता है। 10 में आ जाए 5 से डिवाइड होता है, ये होता ना, 20 में आ जाए, 30 में आ जाए, 40 में आ जाए, 130 में आ जाए, 120 में आ जाए, एंड में जहाँ 0 होता है वहाँ 5 से डिवीजन होती ही होती है। क्लियर है ये चीज़, तो मतलब 5 पक्का कहीं ना कहीं इनके फैक्टर तो होगा ही। 10 के फैक्टर निकालूँ, 2 कितने सा 5 सा, 2 और 5 फैक्टर आ गए। 20 की बात करूँ, 2 कितने सा 10 सा, 2 कितने सा 5 सा, ये फैक्टर होंगे। आगे 30 की बात करूँ तो 2 कितना 15, तो आगे 3 5 5। समझ में आया, तो ऐसे तो चलता जाएगा तो हमें कहीं ना कहीं क्या होगा 5 दिखेगा ही दिखेगा, हर फैक्टर में अपने पास 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमने बोला चल इसको हम क्या करते हैं 6 की पावर कुछ भी रखते हैं, अगर 0 आया तो 5 से तो पक्का डिवाइड होगा ही होगा, तो मतलब 5 उसके फैक्टर होंगे। बट फिर हम कहते हैं एक काम करो 6 के फैक्टर निकाल के देखो पहले ज़रा, 6 की पावर n है ना, 6 के फैक्टर निकाल के देखो। तो 6 के जब फैक्टर निकालते, फैक्टर क्या था 6 के 2 और 3, और इसकी पावर कितनी n, यही होगा ना। इसके फैक्टर्स में एक तो 2 है, दूसरा क्या है 3 है, क्या इसके फैक्टर्स में 5 है, नहीं है ना अपने पास। अगर 5 होगा तो जाके ये ऐसी जगह पहुंचेगा कि जहाँ पे एंड में 0 हो। 2 के साथ आगे 5 ही मल्टीप्लाई करूँगा तभी 0 आएगा ना। क्या इसके फैक्टर्स में कहीं 5 आता है, नहीं आता। अगर 5 होता फिर इसका आंसर एंड में जाके क्या बनता, कहीं 0 लगता। 2 और 5 दोनों होंगे तभी जाके 0 बनता, 2 5 से 10। आई चीज़ समझ में, 2 और 5 जहाँ मौजूद होंगे वहीं पे 0 बना सकते हो एंड में, नहीं तो दुनिया में कोई नंबर नहीं अगर 2 और 5 एक साथ मौजूद हैं तो 0 होगा। अगर सिर्फ 2 10 भी कर दो तब भी 0 नहीं आएगा, 5 10 भी कर दो एक साथ मल्टीप्लाई तब भी 0 नहीं आएगा। समझ में आई ये चीज़। तो हमने बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब इसकी देखते हैं तो यहाँ सिर्फ क्या दिखता है 2 और 3 ही दिखता है, 5 इज नॉट प्रेजेंट, 5 क्या है प्रेजेंट नहीं है। और हम ये भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सिक्स की कोई और फैक्टराइजेशन भी नहीं होती, कल बताया था ना 6 की यही 2 और 3 ही फैक्टराइजेशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं कि 6 की कोई और फैक्टराइजेशन यूनिक होती है ना। अकॉर्डिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 6 की जो फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। सिर्फ और सिर्फ उसके टेबल में 2 और 3 आएगा, ये नहीं कोई और 6 होगा तो उसके टेबल में 2 और 5 आ जाएगा या सिर्फ 5 और 2 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये कहानी इसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देयर इज नो अदर
फैक्टराइजेशन ऑफ 6। क्लियर है? देयरफॉर देयर इज नो सच नंबर जिसमें क्या होगा 6 रेज़ टू पावर n क्या है, एंड्स विद 0। कहीं में भी अपने पास क्या है, 0 से एंड नहीं होगा। समझ में आया लॉजिक इसके पीछे का? ये थोड़ी सी कहानी लिखना लो। अगला कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कह रहा है बताओ क्यों ये जो नंबर्स हैं हमारे पास ये क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। क्या हैं? कंपोजिट नंबर। कौन से थे कंपोजिट नंबर? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं अपने पास, 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं। तेरा भी फिर बीच में फीचरिंग होगी जवाब देने, ठीक है? जिसके क्या होते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे पहला मेरा आ गया कौन सा, 4। 3 के टेबल में जैसे 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 के अपने में भी आएगा ना, जो जिसके अपने पास क्या हो रहे हैं फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है ना? 1 और 1 को छोड़ के अपने टेबल में और दूसरे को छोड़ के। अब जैसे मैं लिखूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसके देखते हैं कि फैक्टर्स अपने पास क्या क्या बन सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा हैं कि नहीं है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, दोनों में 13 कॉमन है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। 13 कॉमन उठा लो दोनों में से, 13 आ गया कॉमन। अब यहाँ पीछे कितना बचा, इंटू 11 प्लस कितना 1, यही आएगा। एक आ गया ये 13 और दूसरा कितना आ गया 7 इंटू 11 प्लस कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। यही कहानी है। 13 उठा लिया ना इसमें से, तो 13 इंटू 13 कितना, 13 इंटू 1 कितना 30। या ये पूरा पूरा उठा लिया, पीछे क्या बचेगा 1, समझ में आया? ये पूरा पूरा उठा लिया, 7 इंटू 11 बचा था और यहाँ से 13 उठा लिया, तो ये दोनों बचे, ये उठा लिया था, यहाँ से भी ये उठा लिया अपने पास, तो पीछे अपने पास कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है ये चीज़? जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, एक तो सीधा सीधा दिख रहा है इसका फैक्टर क्या आ गया 13 खुद आ गया। फिर ये 11 इंटू 7 77 प्लस 1 78, ये भी एक फैक्टर आ गया। आ रहा है कि नहीं? ये जो पूरा नंबर है इसका एक फैक्टर ये बनेगा, एक फैक्टर ये बनेगा और 1 भी क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिर्फ ऐसे रफली अगर कैलकुलेट करें तो कितने फैक्टर बन गए, 1 2 3। कंपोजिट नंबर के लिए क्या चाहिए, कितने से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा। तो यहाँ कितने बन रहे हैं अपने पास, 3 बन रहे हैं। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? आई जी समझ में? ये कहानी ऐसे ही करना हमने कौन सा, ये वाला। इसमें भी क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस कितना 5। दोनों में क्या कॉमन है 5, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, 5 उठा ले बाहर। पीछे कितना बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा 1। क्लियर है चीज़? अब ये जो पूरी टर्म है मल्टीप्लाई होके कुछ बनेगी, कोई डिजिट बनेगी, और ये 5 भी है मेरे पास एक डिजिट। तो ये जो पूरी टर्म जो भी बनती उसके फैक्टर्स क्या क्या बने, एक 5 बन गया, एक ये पूरा बन गया, समझ में आ रहा? और तीसरा क्या होगा 1 तो होता ही होता सबका, होता कि नहीं होता? तो टोटल कितने आ गए 1 2 3। समझ में आया? तो इसके भी क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है कंपोजिट नंबर है। ये भी क्या है अपने पास एक कंपोजिट नंबर है। आई चीज़ समझ में? पूरा भी लिख सकते हैं कि ये फैक्टर हैं, इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, कर ले नोटिस को। कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है ना, कोई क्रिकेट का ग्राउंड होगा या कुछ भी होगा, ठीक है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ समझता है कि लोग जहाँ पे सैर वगैरह करते हैं, ठीक है ना, पाथ रास्ता मतलब या तो गाड़ी का होगा या से कुछ होगा, ठीक है। ये अपने पास रास्ता ये इस तरह से। कह रहा सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को लड़की है, ऐसे नाम देते हैं उसको, अगर यहाँ कहीं से भी स्टार्ट करें
तो अगर एक चक्कर लगाना, उसमें एक राउंड लगाना है, उसके लिए इसको कितना टाइम लगता है? उसको टाइम लगता है 18 मिनट्स। कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। सोनिया ने इसका पूरा राउंड लगाना है, उसको टाइम लगेगा 18 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा? 18 मिनट्स। और उसी के साथ बोल रहा है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि जो है वो क्या करता है इसी का चक्कर लगाने के लिए? रवि तेरी तरह स्कूटी थोड़ी तेज़ चलाता है, ठीक है। रवि ने इसी का चक्कर लगाना है, तो कितना टाइम लेता है? 12 मिनट लेता है। कितना टाइम लेता है? 12 मिनट। इसी का एक राउंड मारने के लिए सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, और इसी का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को लगते हैं 12 मिनट्स, ठीक है। आगे बोल रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। कह रहा है मान के चलो रवि और सोनिया ने एक ही पॉइंट से, यहीं से, इसको पॉइंट ए नाम दे दे फिलहाल के लिए। रवि और सोनिया ने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, सेम पॉइंट और सेम टाइम। मतलब इसने और दोनों ने एक रेस लगती है ना, जैसे दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट किया, रेस लगाई जैसे रेस लगती है, एंड गोइंग इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में रेस लगी, सेम डायरेक्शन में चक्कर काटेंगे। कह रहा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कितनी देर के बाद ये गोल गोल घूमते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, कब ऐसा पॉइंट आएगा कि फिर से दोनों यहाँ पे मिलेंगे एक बार। हो सकता है रवि सोनिया को ओवरटेक कर रहा हो यहाँ पे, आई जी समझ में? तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे ये फिर से एक बार मिलेंगे? पल्ले पड़ा क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कि नहीं? क्यों ओवरटेक करने की नौबत आएगी वो बताता हूँ। देख सोनिया चक्कर काटती है कितने मिनट में? 18 मिनट में। रवि काटता है 12 मिनट में। तो हो सकता है सोनिया चक्कर काटते काटते यहाँ तक पहुँच गई हो, रवि इसको ओवरटेक कर गया और यहाँ पे ओवरटेक कर रहा हो, इस पॉइंट पे कर रहा हो, निकल गया होगा आगे, सोनिया आ रही होगी, फिर रवि घूम के आ रहा होगा, फिर किसी पॉइंट पे यहाँ पे ओवरटेक कर रहा हो दूसरी बार। ऐसा ही होता ना, फिर सोनिया चल रही होगी ऐसे, रवि फिर ओवरटेक कर गया, फिर सोनिया चलती रवि आगे निकल गया, सोनिया कहीं यहाँ पहुँची और रवि फिर कभी आके उसको यहाँ ओवरटेक कर रहा हो। ऐसे वो बार बार उसको ओवरटेक कर रहा होगा। बट कह रहा है एक ऐसा पॉइंट कब आएगा जब वो उसको इसी पॉइंट पे ओवरटेक करेगा जहाँ से हमने शुरू किया था। क्वेश्चन समझ में आया? तो मतलब ये पॉइंट जब वो करेगा तो ये पहली बार ही ये पॉइंट आएगा ना। कह रहा है पहली बार ये पॉइंट कब आएगा? समझ में आया? पहली बार ये पॉइंट कब आएगा, कितने टाइम के बाद आएगा। तो ये तो हम देख सकते हैं टाइम बड़ी बार लगेगा। एक बच्चा गोल गोल घूम रहा है, दूसरा तेज भागता है, वो बार बार उसको ओवरटेक कर रहा है। कभी कोइंसिडेंटली एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों फिर से एक दूसरे को, मतलब इत्तेफाकन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसको ओवरटेक करेगा फिर से उसी पॉइंट पे। तो वो चीज़ कैसे निकलेगी? पहला पॉइंट है सबसे पहला कम टाइम में जो होने वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्यों 18 मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं? कुछ ऐसा टाइम होगा जो 18 मिनट का भी फैक्टर होगा और 12 मिनट का भी फैक्टर होगा। समझ में आया कि नहीं? जो 18 मिनट और 12 मिनट दोनों से क्या होता होगा? डिवाइड होता होगा, तब भी वो टाइम आएगा ना अपने पास। तो फिर करना क्या उसके लिए? एलसीएम निकालना है। अब कैसे आएगा अपने पास एलसीएम? 18 और 12 का, 18 और 12 एलसीएम निकालेंगे। या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर ले, ऐसे कर ले। 2 कितना? 9 जा 2 कितना? 6 जा 3 कितना? 3 जा, और यहाँ कितना? 2 जा 3, 1 जा, और 3 कितना? 2 जा 2 कितना? 1 और 1। आई जी समझ में? तो ये कितना आया? 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। तो जो टाइम लगेगा ना इनको टोटल, वो कितना लगेगा? 36 मिनट। मतलब 36 मिनट पे आधे घंटा तक ये चक्कर काटते रहेंगे। जैसे 36 मिनट आएगा उस टाइम पे जो अपनी सोनिया है वो क्या कर रही होगी? रवि को ओवरटेक कर रही होगी। समझ में आया? बट इसको ऐसे नहीं लिखना, ये समझाने के लिए इसको थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में लिखना। लेट द टाइम टेकन बाय सोनिया, द टाइम टेकन बाय सोनिया इज 18, टाइम टेकन बाय रवि इज इतना। फिर इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। सोनिया की फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 3 × 3। रवि की फैक्टराइजेशन करेंगे टाइम की तो कितने आएगा? 2 × 2 × यही आएगा। फिर इनका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे सोनिया और रवि का। एलसीएम कितना आएगा? जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। तो 2 × 3 × 3 × 2। कोशिश करना ये वाला करना। तो ये कितना आ गया? 3 2 6, 6 3 18, 2 36। आई चीज समझ में? आफ्टर 36 मिनट रवि विल अगेन overtake Sonia, या will again meet Sonia at
स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर है ये चीज़, समझ में आया? नोट कर लो, इसको भूल जाओ, ये कहानी है मेरे पास।